नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट जेरी इस समय हम लोग उत्तराखंड के चमोली ज़िले के जो उसका ज़िला मुख्यालय है गोपेश्वर, वहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी। रमन मैग्सेसे अवार्ड, गांधी शांति पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कारों की फहरिस्त गिनाई जा सकती है, लेकिन ज़रूरी काम होता है। और एक पर्यावरणविद, एक एक्टिविस्ट और एक विचारक के तौर पे चंडी प्रसाद जी ने उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से काम किया है। कई पहलुओं पर बात करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, अपने विचार जाहिर करते रहे हैं, तभी उन पुरस्कारों की फहरिस्त भी लगती है। और अब हम जो इस 2021 की त्रासदी है, 7 फरवरी को रेणी गांव में तपोवन में जो होता है, जोशीमठ के इलाके में 200 से ज़्यादा लोग लापता होते हैं, 30 से ज़्यादा लोगों की बॉडी रिकवर होती है कई जगहों से। इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में हम चंडी प्रसाद जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया चंडी प्रसाद जी। धन्यवाद, आप आए यहाँ जी। अरे सर, चंडी प्रसाद जी, उत्तराखंड में लंबे समय से आपदाओं का एक इतिहास बनता रहा है। सबसे हाल में 2013 की आपदा है, एक केदारनाथ वाली जो हम देखते हैं, अब 2021 वाली आपदा जो हम देख रहे हैं। क्या सबसे पहली प्रतिक्रिया अगर एक पर्यावरणविद के तौर पर अगर आप जाहिर करना चाहें तो वो प्रतिक्रिया क्या होगी? पर्यावरणविद तो नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम तो भुक्तभोगी हैं। भुक्तभोगी? भुक्तभोगी माने चाहे हम प्रत्यक्ष हम ये ना हो, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित लोग इस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जिसमें हम भी सम्मिलित हैं कहीं ना कहीं, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। और मुख्य रूप से जो ये रेणी में हुआ, उसके साथ तो हमारा इतना अंतर संबंध है कि उसको अलग से देख पाना बहुत ही कठिन है। और जब इसकी जानकारी हुई तो 2-3 बजे के करीब, क्योंकि बेटा को तो पहले जानकारी मिल गई थी, तो वो तो ओम प्रकाश तो सीधे 12 बजे चले गए, यहाँ से चले गए थे। और मुझे तो जानकारी थी नहीं, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ कि मेरी बड़ी बहन, हम 2 भाई बहन थे, बड़ी बहन का देहरादून में देहांत हो गया। हाँ, 3 बजे मुझे खबर मिली। तो जैसे ही मैं एक तरफ से उनके बारे में कुछ सोच पाता, तब तक ये समाचार आ गया। तो उससे बहन की याद कुछ धूमिल हो गई कुछ देर के लिए, और वो रेणी तपोवन का चित्र सामने आने लगा। कुछ स्थानीय पत्रकार और लोग भी आ गए थे, 1-2 जगह से बाहर से टेलीफोन आया कि साहब हरिद्वार देहरादून तक वो किया गया है, सावधान किया गया है, कहीं भी कुछ हो। तो एक प्रतिक्रिया मेरे दिमाग में तत्काल, क्या नुकसान हुआ, ये लोगों के मारे जाने की उतनी वो नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि जो हरिद्वार तक के लिए सावधान किया जा रहा है, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर कितना वॉल्यूम है पानी का, जो वो बैराज था ना जो रेणी में बना था। और ये आया कि साहब बांध टूटा है, तो वो तो बैराज से रेणी वाला, और उसका कुल कितना आकार है, उसमें कितने घन मीटर पानी है इत्यादि। और वो यदि टूटता है तो उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ता है। फिर कुछ देर बाद हमने मोबाइल खोला तो ऊपर से देखा कि पूरा धुआं जैसा निकल रहा है और चट्टान टूट रही है, और ये कहा जा रहा है कि साहब ग्लेशियर टूटे। क्योंकि जब 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आई थी, तो उस समय भी वहीं से रेणी से लेकर के शुरुआत हुई थी, और बिरही आपको रास्ते में मिला होगा, अनंतप्रयाग जी, वहाँ तक जितनी भी नदियाँ हैं सब बौखलाई थी। 70 की बात बता रहे हैं आप? 70 की बात बता रहा हूँ। और उस समय क्योंकि बरसात का मौसम था, 20 जुलाई 1970, अतिवृष्टि हुई और अलकनंदा का जल स्तर बढ़ा। तो मुझे मालूम था कि
उस समय लेक इत्यादि तो नहीं टूटी, लेकिन जहाँ जहाँ हम बाद में गए, जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए और पेड़ कटने के बाद धरती नंगी हो गई थी, अतिवृष्टि हुई तो लैंडस्लाइड, सोयल इरोजन हुआ तो वो पूरे पहाड़ नीचे आने लगे। तो हम बाद में रिलीफ के लिए गए। आज की तरह जैसे आज तो सब पहुंच जाते हैं, 70 में तो 50 साल पहले ये सारी बात है। मतलब मीडिया भी ज़्यादा आ चुका है हर जगह पे। हाँ, पर उस समय रिलीफ वाले भी नहीं आते थे नहीं जैसे आज वो। तो हम लोगों ने 20-20, 25-25 किलो चावल आटा रख करके हमारी पूरी टीम गांव-गांव गई और ये पता किया कि भाई ये क्यों हुआ। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ वन विभाग ने अपने वर्किंग प्लान के आधार पर पेड़ काटे थे पिछले 10 वर्षों में, वहाँ ये हुआ। और ये उसमें ये रैनी का इलाका भी, उसके बाद ढाक आपको रास्ते में मिला, हेलंग, गरुड़ गंगा इत्यादि। तो उस समय 6 मोटर पुल बह गए थे, 16 पैदल पुल। बद्रीनाथ से आ रही थी बसें तो 25 बसें भी बह गई थी एक जगह पर, मोटर रोड इत्यादि ये सारा। तो उसके बाद क्योंकि जब हमको ये कारण पता चला कि यहाँ पेड़ों के कटान के कारण ये प्रलयंकारी बाढ़ आई, तो उस ज़माने में हमने एक नोट बना करके डॉक्टर KL राव सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनको दिया था। पहली बार ये कहा गया कि पेड़ कटान से अलकनंदा की बाढ़ आई। तब तक पेड़ का ज़मीन का अंतर संबंध किसी को मालूम नहीं था। आपने पहली बात बताई जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ से बाढ़ आई। लिखित में है बाकायदा। सर क्या होता है, पेड़ कटने से क्या होता है, क्यों बाढ़ आती है? जैसे ये पहाड़ी है ना, पेड़ कटेंगे तो मिट्टी पेड़ जमीन को बांधते हैं, मिट्टी को बांधते हैं। बांधते हैं और मिट्टी में खुदरापन आ जाएगा। अतिवृष्टि होगी तो वो मिट्टी बह जाएगी और फिर बड़े बड़े बोल्डर आगे स्लाइड की स्थिति। स्लाइड होगा। तो ये स्थिति हुई थी। और ये एक जगह नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ हमने कहा 10 साल में पेड़ काटे गए थे। एक गोना लेक था जिसका अनुपम जी ने, जब हम पेड़ लगाने गए थे तो उन्होंने लिखा प्रलय का शिलालेख। अनुपम मिश्र की बात कर रहे हैं। 1978 में हम वहाँ पेड़ लगाने गए थे तो अनुपम जी भी आए थे, उनकी पत्नी और लोग भी थे, विद्यार्थी इत्यादि। तो तब जब देखा कि इतनी बड़ी लेक, मैंने लैंडस्लाइड हुआ था एक घाटी में और 5 किलोमीटर लंबी लेक बन गई थी। बाद में वो सिल्टेड होकर के 1.5-2 किलोमीटर। तो 1970 में वो लेक भी टूटी और बद्रीनाथ का रास्ता भी जगह जगह जोशीमठ और पीपल कोटी के बीच में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। तो ज़मीन का और जंगल का, ज़मीन का, पानी का जो अंतर संबंध है ना, वो समझ में। तो जब हमने ये बात उभारी तो शुरुआत में किसी के समझ में आई नहीं। और इत्तेफाक से ये हुआ कि बाद में, उससे पहले हमने यहाँ एक जगह है मंडल, 1973 में वहाँ पर चिपको आंदोलन जो पहला शुरू हुआ था। जी जी जी। और उसके बाद केदारनाथ के रास्ते में एक फाटा रामपुर है, वो भी 73 में शुरू। तो वहाँ तपोवन में एक हयात सिंह रावत थे, वो जनजातीय रैनी में उनका ससुराल था। तो उनका मेरे साथ संपर्क था। वो आए तो उन्होंने यहाँ चिपको की बात सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई भट्ट जी, हमारे इलाके में बहुत पेड़ कटने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि इससे बाढ़ आती है, ये आती है। तो मैंने कहा भाई बिना देखे हुए। तो हमने वहाँ के एक ब्लॉक प्रमुख थे गोविंद सिंह रावत, एक बासवानंद नोटियाल, वही हयात सिंह और 2-3 और प्रधानों को लेकर के उस इलाके में 4 नवंबर से 8-9 नवंबर 73 में यात्रा की समस्या को। लेकिन यात्रा में हमने ये नहीं कहा कि हम पेड़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख था वो दूसरे पक्ष का था, CPI के थे। हाँ, और बासवानंद जी कांग्रेस के थे, हयात सिंह जी सामान्य, तो वो जिला परिषद। तो पहले हमने जैसे गांव में गए तो उन लोगों की जो प्रधान थे या ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी प्रशंसा की कि आप अच्छा विकास का काम करें। फिर हयात सिंह ने जिस गांव में रैनी के पास एक रेगड़ी गांव है, तपोवन के ऊपर ना, रेगड़ी माने नाम ही, रेगड़ी माने जो नीचे आ रहा है गढ़वाली में, वो शब्द
रेगड़ी माने रेगड़ा आ रहा है। नीचे आ रहा है। हाँ, रेगड़ा शब्द जो है ना, तो गांव का नाम भी रेगड़ी है समझ। तो उस गांव में ऐसा ही चर्चा में कि ये लैंडस्लाइड कब हुआ, किस साफ 70 में हुआ, क्यों हुआ, पेड़ काटे गए, इस प्रकार से रिलेशन बढ़ाया। ये तीसरे दिन तो तब जा कर के इनके भी समझ में आया कि विकास से पहले ये जंगल बचाना है। तब हयात सिंह जी ने ही कहा कि रैणी में, उनका ससुराल था वहाँ, कि रैणी में तो बहुत जंगल कटने वाले हैं। तो तब हमने कहा भाई यहाँ भी मंडल में भी वो हुआ था, क्या ये संभव हो सकता है? तो जो ब्लॉक प्रमुख और वो बासवानंद नोटियाल थे, कांग्रेस के जिला परिषद के मेंबर, तो उनको पहले वो नहीं था, पर हमने कहा हो सकता है। तो गांव-गांव में ये हुआ कि तब तक केवल उनको चिन्हित किया गया था पेड़ों को, कटाई नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑक्शन होना था देहरादून में। तो जब वो उन्होंने पहले चिन्हित करते हैं ना कि ये पेड़ काटा जाएगा, ये काटा जाएगा, वन विभाग की ओर से वर्किंग, माने 10 पेड़ में 6 पेड़ काटे जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ। तो जब ये बात हुई कि ये जंगल कटेगा, आपने देखा होगा ना वो पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, तो ये दोबारा बाढ़ भूस्खलन हो सकता है। उसमें जो ये ढाक वाला इलाका है ना, तपोवन के आगे जो नाला, वहाँ पर पुल नष्ट हो गया था, और वो नीचे आपने देखा होगा पूरा मैदान सा, तो वो 70 में ही पूरा ऊपर से आया था, वो हो गया था। इसी प्रकार रैणी में भी एक तालाब था, जो मोटर रोड है जहाँ वो आ रहा है, वो भी 1968 में वहाँ लैंडस्लाइड भी हुआ, एक तालाब बन गया था, नारायण सागर तालाब उसका नाम पड़ा था। तो ये बातें जब इन सब के जब में, तो हमने वाच डॉग कमेटी बनाई, क्योंकि ये हुआ कि ये जंगल नहीं कटना चाहिए, कटेगा तो 70 की जैसी बाढ़ दोबारा। तो पुरुषों की वाच डॉग कमेटी हर गांव में बनी, वो तपोवन, ढाक, रेगड़ी, करचों, तुगासी, फिर आगे रैणी तक। तो उस समय महिलाएं सम्मिलित नहीं थी, महिलाएं भी नहीं थी, क्योंकि वो जनजातीय लोग हैं, और कम तब तक महिलाओं की इस प्रकार से। खैर आगे चल कर के जब हमने वहाँ की पूरी परिस्थिति को देखा, तो ये हुआ कि यहाँ गौरा देवी से तभी मुलाकात हुई थी। उस समय नहीं हुई। अब सुनिए ये, तो उस समय तो बल्कि ये लोग तो सुनते रहे ना, जैसे कि कोई बाहर से आए हैं, ये कह रहे हैं कि पेड़ नहीं कट, वो सुनते रहे अपने पुरुषों से, या हमारी बात मीटिंग में ना कि साहब पेड़ कटेंगे तो फिर लैंडस्लाइड होगा, ये होगा, सो होगा, इस प्रकार। तो हुआ ये कि इस बीच फाटा रामपुर जो केदारनाथ है, ये नवंबर की बात है, दिसंबर में वहाँ पेड़ों की कटाई, वहाँ आंदोलन चला। फिर उस जंगल का ऑक्शन हुआ देहरादून टाउन हॉल में, अच्छा, रैणी के जंगल का, उसी जंगल का। हाँ, रैणी के जंगल का, जहाँ वो पेड़ छपे थे। और वो क्रमशः पहले रैणी के जंगल का ऑक्शन होना था, फिर अगले साल ढाक के ऊपर का, फिर गर्रू गंगा के ऊपर का, ऊपर बढ़ते जा रहे थे। हाँ, और इस प्रकार से नंदाकिनी तक 10 साल वर्किंग प्लान होता है ना, ठीक है। उनका सैकड़ों हजारों पेड़ प्रतिवर्ष करते हैं वर्किंग प्लान। अब पहले शुरुआत ऋषिगंगा से, माने वो रैणी से होने वाली थी। मतलब एक सेकंड में टोक रहा हूँ सर आपको, जिनको नहीं पता होगा कि रैणी के पास ऋषिगंगा और धौली गंगा 2 स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं, तब आगे अलकनंदा नदी का जन्म होता है। रैणी से आती है ऋषिगंगा, जहाँ पे पावर प्रोजेक्ट था जो डिमोलिश हो गया इस बाढ़ में। सर आगे बताएं। आगे बताता हूँ। अब क्या हुआ कि जब ये सारी बात हो गई, तो ऑक्शन भी हुआ देहरादून में, वो 4,71,000 का उस ज़माने में ना बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैं वहाँ भी गया जब ऑक्शन हो रहा था, तो वहाँ लड़कों ने कहा कि हम पूरे टाउन हॉल को घेरते हैं। मैंने कहा भाई हम सर्वोदय वाले हैं, हम घेरने में विश्वास नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया कि जैसे पुराने अखबार इत्यादि पर लिखा, हाथ से लड़कों से लिखा है कि मानव जाति के कल्याण के लिए पेड़ों का कटान बंद, 1970 की बाढ़ जैसी पुनरावृत्ति न हो, और ये जगह जगह लिखा। और लड़कों से हमने कहा कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है। टाउन हॉल में कोई भी जाता था तो मैं वो पर्ची दिखाता था। आखिर में वो ऑक्शन हुआ, तो मैं डीएफओ के पास
गया कि भाई हम तो वहाँ चिपको आंदोलन चलाएंगे। खैर वो लोग तो हंस रहे थे। ठेकेदार के तो ये मालदार को होते हैं ना, वो एक मालदार के अंतर्गत कई चिपको आंदोलन की बात करने पे हंस रहे थे वो लोग। हाँ, वो मालदार भी हंस रहा। मालदार माने उसके अंदर फिर कोई कटान वाला ठेकेदार होता है, कोई वाहन वाला, उसका अलग अलग ठेका होता है सबका। और जो जिसके नाम पर ठेका होता है उसको मालदार कहते हैं। तो वो हरिद्वार के थे, बड़े भारी पूंजीपति समझ लीजिए उस जमाने के। तो वो हंस रहे थे। तो जंगलात के जो हेड बाबू थे वो तो समझ गए थे कि ये लोग तो बहुत दृढ़ लोग हैं। तो उन्होंने कहा हमारे हाथ पर, तो डीएफओ से भी कहा, वो भी कहने लगा कि नहीं साहब, वो मंडल और फटारामपुर की बात अलग है, यहाँ तो हम काटेंगे। बीच में क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ती थी, ये जनवरी की बात है, 3-4 जनवरी 1974 को। बाद में पता चला हमारे लोग को वहाँ संपर्क था ही फॉरेस्ट में। तो उन्होंने कहा कि 2-3 महीने लगेंगे, अभी तो बर्फ़ गिरी है जनवरी फरवरी में, तो मार्च के बाद होगा। तो मार्च में हमने 15 मार्च को जोशीमठ में बहुत बड़ी मीटिंग की, और उसमें सब पक्ष के लोग आए। माने कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे, एक बगवाड़ी जी, वो भी आए। कम्युनिस्ट जो सीपीआई वाले थे उस समय, वो भी आए। सर्वोदय के लोग भी आए। वो रेणी लाता इत्यादि के पुरुष लोग आए, और वो ड्रम्स बजाते हुए, पिगुल बजाते हुए आए। इस बीच पेड़ काटने के लिए सैकड़ों मजदूर, जो हिमाचली मजदूर हैं ना, उनकी टोपी वो पहुंच गए। माने हमारे जो जुलूस जो रैली हुई उसके वो 2 दिन बाद अब पहुंच गए। तो पहले तो हमारे साथियों का सबका मनोबल ऊपर था, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी। लेकिन हुआ यह कि जैसे ही मजदूर पहुंच गए और कुछ लोकल पत्रकार और ठेकेदार किस्म के लोग और पुलिस इत्यादि की आवाजाही ज़्यादा हुई, तो मनोबल गिराने की बात हुई। तो मैं 3-4 दिन बाद फिर गोपेश्वर आया। यहाँ पीजी कॉलेज था। तब आज की तरह जैसे अब तो छात्र संघ है ना, उस समय छात्र परिषद था। तो 5-4 लड़के परिचित थे। मैंने कहा भाई तुम्हारे इलाके में पेड़ कटे जा रहे हैं, 1977 में फिर जैसी घटना फिर ना हो, क्योंकि पेड़ दोबारा काटे जाएंगे तो फिर से लैंडस्लाइड, फिर से बाढ़ आने के खतरे। तो तुम्हारी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। तो 3-4 लड़के, एक रमेश डिमरी था, महेश डिमरी, एक भंडारी इत्यादि लड़के, तो उनकी समझ में आया। तो वो दूसरे दिन, ये 23 मार्च की बात है, डीएम के पास गए कि यदि वो होगा तो हम विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ जैसा होता है डीएम। तो अब जब वहाँ से कुछ आश्वासन नहीं मिला तो 24 तारीख को 60 लड़के इस पीजी कॉलेज के सीधे जोशीमठ चले गए। और जैसे होता है लड़कों ने कि हम रेणी का वो होगा तो हम नहीं होने देंगे, आंदोलन में सम्मिलित होंगे। तो उसमें जो हमारे साथी थे वहाँ, गोविंद सिंह रावत ब्लॉक प्रमुख इत्यादि, उन्होंने भी अगवानी की बारिश हो रही थी, तो उसका प्रभाव पूरे इलाके पर पड़ा कि पीजी कॉलेज के लड़के भी हमारे साथ हैं। तब तक महिलाएं कहीं नहीं थी। और वो फिर शाम को वापस गोपेश्वर आ गए। इधर कंजर्वेटर का टेलीफोन आता है कि भट जी 26 तारीख को हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात। और वहाँ के जो पुरुष थे, रेणी लाता इत्यादि, वो 8-10, उनकी ज़मीन का कुछ भुगतान करने के लिए चमोली में बुलाया गया था। उस दिन उन्होंने, और वहाँ जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। जोशीमठ के आगे जब वो बैंड है ना, तो वहाँ पर गेट सिस्टम, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। हाँ, बॉर्डर एरिया, तिब्बत बॉर्डर लगता है वहाँ से। तो बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता था। तो वो मजदूर नहीं जा पाए, क्योंकि डीएम या एसडीएम से परमिशन। और मुझे भी, क्योंकि मैं प्रॉपर वहाँ का नहीं था, मैं तो गोपेश्वर का रहने वाला, तो मुझे भी परमिशन। तो मेरे जो साथी थे गोविंद सिंह जी इत्यादि ने वो परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। 26 तारीख को कंजर्वेटर के इंतजार में यहाँ रहा मैं। तो हमारी संस्था है, आप यहाँ स्टेशन के पास ना, जी, दशहरा में, गोपेश्वर में भी है। अच्छा, दसोली ग्राम स्वराज मंडल। जी। तो वहाँ पर
क्योंकि मैं यहाँ 2 किलोमीटर दूर था, वहाँ से आ रहा था। तब तक कंजर्व डीएफओ और रेंजर वहाँ मजदूर रेणी भेज करके, यानी उधर से चमोली इधर बुलाया गया, मजदूर चले गए उधर रेणी में। वो तो जोशीमठ थे ही, और ये चुपचाप रेणी पहुँच गए। और जीप में करीब 3 या 4 बजे के करीब मैं वहाँ से आ रहा था नीचे, जहाँ से गोपेश्वर लगता, तो मुझे मिल गए। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा बैठिए बैठिए अपनी जीप में, मुझे बिठा दिया। तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा नंदप्रयाग कंजर्वेटर को, जबकि वो आ रहे थे वहाँ से। और उससे पहले आए वो मेरे पास, तो मुझे कहने लगे कि वहाँ हम तो काटेंगे ही आप। मैंने कहा भाई ये तो जन आंदोलन, मैं रहूँ न रहूँ। फिर क्या हुआ सर वहाँ पे? तो इन्होंने जैसे ही मजदूर भेजा, तो जो वहाँ गांव में केवल महिलाएं थी, और वो महिला मंगल दल की अध्यक्षा थी गौरा देवी जी। उन्होंने देखा कि पुरुष आते नहीं हैं, पुरुष इधर थे नहीं, केवल महिलाएं बची थी और गौरा देवी ने मोर्चा संभाला। तो भी वाले भी गोपेश्वर में हैं। तो और वो हयात सिंह वहाँ से आ गया फिर खबर देने ना कि यहाँ मजदूर है। तो वो जहाँ पर आज प्रोजेक्ट है उस इलाके की बात है, वही जंगल कट रहा था ना। तो एक किसी ने देखा ये अजनबी लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पेड़ कट जाएंगे तो फिर दोबारा तो चिपका ही नहीं जा सकते। और ये कह रहे हैं कि यदि ये जंगल कटेगा तो हमारे बगड़ माने नीचे का इलाका फिर नष्ट हो जाएगा। तो वो बहनें गई, उन्होंने वो अभूतपूर्व ढंग से, माने जो मैंने कहा था कि हम रहे न रहे, जन आंदोलन चलेगा। और वो बड़े खुश थे, कंजर्वेटर भी और वो डीएफओ रेंजर इत्यादि। उनको तब तक ये पता नहीं था कि वहाँ ये सब हम हो रहा है। वो नीचे आ गए और वो महिलाएं वो इस भ्रम में होंगे कि वहाँ पे कटाई हो रही होगी। और यहाँ वो मुझे लाए, तब तक 4 बजे वो आया। तो 3 घंटे तक, 7 बजे तक वो कंजर्वेटर मेरी खाली प्रशंसा जंगल के बारे में कुछ, और कई बार चाय मंगाई और कहने लगे पकौड़ी ताज़ी आनी चाहिए। तब तक वो हयात सिंह पहुँच गया वहाँ से, अच्छा। जिसने पहले बताया था ना जिसका। और मैंने देखा सामने सर्वोदय के सामने की दुकान में, मैं जब तक वहाँ किसी बहाने से गया इनको छोड़ करके, उन्होंने कहा पंडित जी पहले आप उनको निपटा दो तब करेंगे। तो खैर 7 बजे ये वापस चले गए। तो तब उन्होंने बताया कि वहाँ तो अनर्थ हो गया, सारे मजदूर चले गए, क्या होगा। तब तक गोविंद सिंह रावत का फोन आ गया, कंजर्वेटर का घेराव करो। विद्यार्थी, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ विद्यार्थी। मैंने कहा भाई घेराव तो पेड़ों का होना चाहिए, पेड़ों पर चिपकना चाहिए आदमियों का। खैर, पर मैंने कंजर्वेटर को टेलीफोन किया कि आप गोपेश्वर छोड़ दीजिए, जिससे कि यहाँ पर 2-3 डीएफओ थे ना, और वो डीएम पर दबाव न डाल दें, लॉ एंड ऑर्डर के कारण पुलिस दमन न हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि आप गोपेश्वर छोड़ दीजिए। वो रात को ही, ये ऊपर का रास्ता है, ये ऊपर के रास्ते से रुद्रप्रयाग निकले, चैन सिंह सोनलाल थे कंजर्वेटर। तो वो सब के सब घबरा गए जंगलात वाले। हमारी भी अपनी व्यूह रचना। दूसरे दिन तब हयात सिंह ने पूरा किस्सा सुना है, तो हम घबराहट में थे कि पेड़ कट गए होंगे। चमोली में गए तो उनके उस इलाके के पुरुष भी वहाँ मिल गए। आज की तरह ऐसी टैक्सियाँ तो थी नहीं, ना गेट सिस्टम था। तो चमोली में तब तक वो बासवानंद नोटियाल आ गए, जो लीडर थे ना जिला परिषद। उन्होंने कहा भट्ट जी केवल एक पेड़ कटा, बाकी बच गया। तो मैंने कहा ये तो कितने पेड़ बचे होंगे सर उस समय अंदाजन? काटा ही नहीं फिर। बच कितने गए, मगर कितने बचा लिया आपने पेड़? वो पूरा का पूरा जंगल बच गया ना, काटा नहीं। 10,000 पेड़ बचा। हाँ, जो ऑक्शन हुआ था वो सारा इलाका रुक गया था। महिलाएं जंगल में गई, उन्होंने कहा कि नहीं, चिपको आंदोलन अपने आप संभाल लीजिए, माने स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं ना, गौरा देवी जी के। तो खैर दूसरे दिन जैसे ही आए तो बासवानंद जी ने कहा कि एक पेड़ कटा। और जंगलात का आदमी भी आए, वो मुझे गाली देने लगा कि तुम्हारे कारण ये सारा हो गया। खैर हम सीधे रैणी पहुँचे। तो पहली बार वो पूरा ग्रुप जो है ना, भाई गांव के ही लोगों ने, किसी पुरुष ने कह दिया कि तुमने कानून अपने हाथ में ले लिया, वो उनको करो। तो मैंने गौरा देवी जी से पहली बार साक्षात्कार हुआ। तो मैंने कहा भाई माता जी अब तो किसी की ताकत नहीं, कोई कुछ भी करना होगा तो पहले हम जाएंगे, इस प्रकार। फिर वहाँ पर व्यूह रचना की, और तत्काल तीसरे दिन बड़ा भारी रैली का
तो वहाँ जितने भी गांव हैं वो ड्रम्स बजाते हुए, बिगुल बजाते हुए, एक झान कहते हैं, वो नंदा देवी का गीत गाते हुए। ग्रेणी गांव में हम लोग ऊपर भी गए थे और ये किस्सा लोग बहुत चाव से और बहुत तैयारी से, बहुत महिलाएं, जो बूढ़ी महिलाएं कुछ ऊपर एकदम गांव में मिलती हैं। बूढ़ी माने उनमें 6-7 तो ऐसी लड़कियां थी जो 10-12 बरस की होंगी। अभी वो बताती हैं कि उनमें से 5-6 ही बच्चे। 21 महिलाएं जो हैं, गौरा देवी जी मर गई, जिनके यहाँ हमारा डेरा रहता था, क्योंकि मैं फिर 1 महीने तक वहीं रहा। उसके बाद ना वो हर तीसरे दिन हम जुलूस निकालते रहते थे और बाहर किसी को खबर नहीं थी। फिर अप्रैल में आया लखनऊ, वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ऐसे कारा थे, उन्होंने वो सारा समाचार में तब जा कर के लोगों को पता चला और मुख्यमंत्री ने फिर बातचीत के लिए बुलाया, तो फिर कमेटी बनी। वो एक लंबा इतिहास है। लेकिन जब मैं नीचे आया तो बहनों ने कि बेटा यहाँ इतने बारी बारी से ना हर एक के यहाँ खाना खाना, गौरा देवी जी का, उन्हीं के बगल में जो दूसरा मकान था बट्टी देवी। तो एक तो मतलब यह है कि इस प्रकार से, तो जिस दिन मैं नीचे आया तो मेरे जेब में वो 10-10, 20-20 अपनी शक्ति के अनुसार रुपया डालते रहे। बड़ा अमाउंट था उस समय। कहाँ से आएगा इत्यादि। तो इस प्रकार से वो था खाना रात को। दूसरी समस्या ये थी कि वहाँ पर 3400 राशन की बोरियां पहुँच गई थी। वो नीचे सड़क है ना जो मोटर पुल के, और मजदूर तो नीचे आ गए थे पहले दिन, हम तो दूसरे दिन पहुँचे ना सुबह। अब वो सारे हिमाचली मजदूर थे, ठेकेदार, जंगलात के लोग, और बड़ा तनाव जैसा था। तो मैंने कहा ये तनाव, क्योंकि गांधीयन, हम तो सर्वोदयी लोग थे गांधीयन अप्रोच के आधार पर, तो हमें ये लगा कि कोई इन पर छेड़खानी न करे, कोई राशन की बोल, क्योंकि अब वहाँ परंपरागत जैसे शराब वाला इलाका भी है आदिवासी इलाकों में जंगल, लेकिन ये रहता था कि सावधानी, कोई माने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी, वो दोहरी जिम्मेदारी। तो मैंने गौरा देवी जी, वो बट्टी देवी और हयात सिंह जी से ये सारा करके एक तरफ से कि भाई ये भी निगरानी होनी चाहिए, थोड़ा भी तिनका भी गड़बड़ होगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो हमारा सारा, क्योंकि ये तो बॉर्डर, ये मेहनत बेकार हो जाएगी। बॉर्डर, ये सीमा क्षेत्र है, तो माने एक तरफ ही नहीं। दूसरा, एक सेकंड मैं सॉरी टोकूंगा, ये तो 73-74 की बात हो गई है। हाँ आ रहा हूँ। तो जब ये 26 मार्च में तो महिलाएं गई और 27 मार्च को ये हुआ। उसके 3 दिन बाद गांव-गांव से लोग आए ड्रम्स बजाते हुए, पहली बार अभूतपूर्व। तो वहाँ मैंने व्याख्यान भी मुझी को देना पड़ता था, गीत भी गाना पड़ता था, स्लोगन भी लगाना पड़ता था, और लोगों को कंट्रोल भी करना पड़ता। आप समझ रहे हैं ना? जी जी। मानो जो जुलूस आया तो वो उस समय टाइम से, तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर कमेटी बनाई, और हमने फिर उस कमेटी ने उस पूरे इलाके को, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के अध्यक्ष में, उसमें मैं भी मेंबर था। तो जो ऊपर का इलाका है ना, ढाक, तपोवन से और रेणिका, वहाँ की यात्रा की, माने जहाँ ट्री लाइन खत्म होती है, उस पूरे इलाके को, तो ये देखा कि ये पूरा संवेदनशील इलाका है, और उस समिति ने रिकमेंडेशन की कि ये इलाका केवल ट्रेडिशनल राइट्स के अलावा और किसी काम में इस्तेमाल मिलना चाहिए, व्यापारिक वो बंद हो जाना चाहिए, वहीं पर बन गया डैम। औद्योगिक व्यापारिक बंद हो जाना चाहिए। और उसका मैं फिर लखनऊ गया तो सचिवालय से GR भी निकलवा दिया। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनको बता दिया जाए, ये पहले उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश हुआ करता था, बाद में उत्तराखंड को एक अलग प्रदेश की तरह काटा गया इस प्रदेश से। वो 2000 में बना ना उत्तराखंड, उससे पहले उत्तर प्रदेश था। तो वहाँ मतलब यह है कि वो कमेटी ने की जो संस्तुतियाँ थी, वो एक NP त्रिपाठी थे सचिव, तो उन्होंने वो GR इत्यादि निकाला कि इस इलाके में संवेदनशीलता को देखते हुए। बीच में क्या होता था कि किसी सूखे गिरे पड़े पेड़ों के नाम पर वन विभाग वाले स्थानीय लोगों को प्रभावित करके पेड़ काटने की वो कर, तो गौरा देवी जी का मुझे पत्र माना हाथ का लिखा हुआ कि बेटा यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा। तो मैं फिर उसके लिए, गौरा देवी को आप क्या कह के बुलाते थे? बिल्कुल ही वो तो अभूतपूर्व स्नेह जैसा हो गया था ना, पारिवारिक जैसा शुरुआत में। तो बाद में तो इन सबको
भारत सरकार ने 30 महिला मंगल दलों को जो इसमें इंदिरा गांधी ब्रिक्स मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। सर मतलब जिस जगह का आप लोग इतनी तरह कंजर्व कर रहे थे और वहाँ पे बाद में डैम बना दिया जाता है। बाद में हमको तो पता चला नहीं, क्योंकि हम तो इसलिए वो था कि एक और तो फॉरेस्ट की ओर से प्रतिबंधित है, दूसरी और ये नेशनल पार्क वाला इलाका है, नेशनल पार्क के अपने मतलब कंजर्व्ड। और तीसरी बात ये थी कि ये इलाका बहुत ही संवेदनशील, भारत में हिमालय में मैं समझता हूँ कि सबसे ऊंची चोटी आपकी भारत की कंचनजंगा है, उसके बाद नंदा देवी है। और वहाँ एक नंदा देवी नहीं है, करीब 1 दर्जन से भी जो बड़ी चोटियाँ हैं, नंदा देवी, ऋषि पहाड़ जो 6000 मीटर से और 7000 मीटर की ऊंचाई, तो वो बिल्कुल अर्घ की तरह है, एक दर्जन, हाँ जैसे ये होता है ना। और ये यहाँ पर वो है, क्या हुआ उसका नाम, जो प्रोजेक्ट बना है जो ऋषि गंगा, इसके बीचों बीच आ रही है, क्योंकि मैंने बाद में चारों तरफ से ऐसे और हाँ की तरह है बीच ये पहाड़ है ना, मैं आपको दिखा दूंगा। चारों तरफ पहाड़ हो गए और बीच में ये नदी की स्ट्रीम हो गई और यहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर भी बड़े बड़े ग्लेशियर है, 1 दर्जन से अधिक है। और मोरेन डिपॉजिट, क्योंकि आदिकाल से ही वो मोरेन डिपॉजिट उसको कहते हैं कि जैसे ग्लेशियर मूवमेंट हो रहा है, वो नीचे को खिसक रहा है, तो वो पहले सारे मिट्टी पत्थर इत्यादि को धक्का देता है, जो भी हल्की चीजें उनको हाँ, तो वो एक तरफ से बहुत ही संवेदनशील इलाका होता है। हम कई बार कहते हैं ना कि इस प्रकार के इलाके को, जैसे हिमालय को कहा जाता है, हम कहते हैं कि प्यांकू है, माने स्कूल में कोई बच्चा जिसको जरा भी छेड़ो वो रोने लग जाता है। हाँ मतलब सर यहाँ पे टोक रहा हूँ मैं, एक चीज़ सवाल लाया था यहाँ पे जोड़ दूँ कि हिमालय के बारे में मेरी कुछ वैज्ञानिकों से बात हुई जो वहाँ पे रेणी में काम कर रहे थे। उन्होंने भी मुझसे बातचीत में बार बार कहा था कि हिमालय बहुत यंग और बहुत जवान पर्वत है। तो यंग माने आज भी ऊपर उठ रहा है और अभी उसने स्थिरता भी वो नहीं की है। लेकिन इस सब में जो ये इलाका है नंदा देवी नेशनल पार्क वाला, मेरे देखने से हिमालय में ये सबसे कमज़ोर इलाका है। इसलिए मतलब यह कि उस कमेटी ने जिसके आधार पर पेड़ों का कटान से यहाँ की संवेदनशीलता गड़बड़ होगी और बिगड़ेगी, तो प्रतिबंधित कर दिया था। अब उसमें क्या होता है कि हमको तो बहुत देर, हम तो निश्चिंत थे, और बेचारी गौरा देवी जी का भी स्वर्गवास हो गया था, जो मैसेज माने ये कहती कि बेटा ये होने वाला है। तो बाद में पता चला कि वहाँ तो निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो इसमें लिखा पढ़ी इत्यादि कि हमने भारत सरकार को भी लिखा। बाद में तो 2010 में मैंने उच्चतम न्यायालय की एक उच्च सतर्क समिति थी और उसके 3-4 मेंबर जो इन परियोजनाओं इत्यादि के बारे में सलाह देती होंगी सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके एक जीवराज का थे, तो वो परिचित थे। मैं उनके पास भी मैंने चिट्ठी दी। पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश, अच्छा हाँ जी, तो वो भी संवेदनशील थे। तो एक तो उसी के बारे में, दूसरा एक भ्यूंडार है ना वैली ऑफ फ्लावर के निचले भाग, हाँ वहाँ भी एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसके बारे आप बता रहे थे जेरी मुझे। उसके बारे में। और तीसरा बद्रीनाथ से के पास में एक रडंग बैंड है, वहाँ भी। तो इन तीनों के बारे में मैंने लिखित करके इन दोनों तीनों को लिख करके दिया कि ये इलाके बहुत संवेदनशील है, और चिपको की भी याद दिलाई उसमें ना कि 1974 में यहाँ ये इलाका प्रतिबंधित। खैर हमने सोचा कि इस पर विचार कर रहे होंगे, और यही था कि बिल्कुल ये इलाका मैंने बताया ना कि अत्यंत कमज़ोर है, जहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, और छोटों का तो कोई ऐसा ही पहाड़ की, क्योंकि वो सारे जो पहाड़ के हिमालय की चोटियाँ हैं, एक तो ऋषिगंगा निकलती है उधर से, एक साइड से द्रोणागिरी नाला निकलता है, इधर से पिंडारी जो कर्णप्रयाग में एक नदी है, फिर नंदाकिनी, माने वो ऐसा है ना, ये कोई यहाँ से कोई यहाँ से बिरही से, और यहाँ से ये ऋषि गंगा
कई स्ट्रीम्स आके ऋषिगंगा हाँ को ऋषिका, support कर रही हैं। लेकिन ये सारे इलाके, एक तो वो गौर्ज है जहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा, मतलब खड़ा इलाका है। सीधा खड़ा, माने उसके ऊपर जैसे बेतार तोली है वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। इधर का जो दरासी कॉल कहते हैं उसको, अच्छा। हाँ, तो वो भी करीब 5000 के करीब ऊंचे। आप समझ रहे हैं ना, नीचे घाटी में है। तो पहले भी पहाड़ भी वहाँ के काफी ज्यादा इरेक्ट एकदम सीधे हैं हाँ, किसी। सीधे खड़े। तो पर्वतारोही भी ये रास्ता जो है, जो ऋषि गौर्ज वाला है, गौर जी कहते थे ना उसको, माने रेणी से जो ऋषि गंगा के किनारे, पहले उस रास्ते नहीं जा सकते थे पर्वतारोही, जो टिलमैन इत्यादि कहे, तो वो लाता से लाता खर्क और फिर बड़े प्रयास के, क्योंकि मैं उस इलाके में आधा तक गया, तब तक बर्फ़ गिर गई तो मैं वापस आ गया था, जहाँ से त्रिशूली नाला ऋषिगंगा में मिलता है। उसी के बगल में जो मैंने देखा, जो एक वीडियो वो हुआ था ना कि ऊपर से खिसक रहा था, आपने देखा या नहीं देखा? हाँ हाँ। तो वहाँ, क्योंकि उसके सामने का जो पैंग का इलाका है धराचकोल, वहाँ से कोई फोटो लेगा वो सामने दिखेगा ना, जैसे यहाँ से वो सामने दिखे, हाँ, एकदम तो और बीच में वो नदी है, तो वो पूरा इलाका एक तरफ से। तो जिसने भी उनको स्वीकृति दी, जब उनको उस इलाके के बारे में ज्ञान ही नहीं था, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस कैसे मिल गया? और दूसरा यह है पर्यावरणीय क्लियरेंस कैसे मिल गया? यद्यपि वो 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। अब उसमें तो जो बैराज है, माने ऊपर से जब ये टूटा होगा तो बैराज के पानी ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। 2 पार्ट में टूटा सर, मतलब जियोलॉजिस्ट से जो बात हुई थी मेरी, एक बार ऊपर पत्थर पे ग्लेशियर था, वो पूरा पत्थर आके रौंथी नाला जो है, रौंथी नाले के मुंह पर आके गिर गया, और फिर रौंथी नाला से पूरा तालाब बन गया ऊपर। वो तालाब में पानी भरता गया, वो झील जैसा बन गया ऊपर, और फिर वहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ से फिर से टूटा, और फिर वो पूरा मलबा ग्लेशियर पत्थर वो सारा चला 3800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ गया। हाँ, वो उसके ऊपर बेतार तोली है, ये त्रिशूली नाला जो है ना, त्रिशूल का बेतार तोली है, क्योंकि मैं स्वयं प्रत्यक्ष उस तरफ, और ओम तो और अंदर तक गया ना बेटा हमारा, वो तो माधव गाडगिल जी इत्यादि का एक शोध टीम थी उसकी। पर जब मैं गया तो मैं जहाँ से त्रिशूली नाला ऋषिगंगा में मिल, तो वो मैंने बताया ना, वो खड़े सीधे खड़े पहाड़ है। तो जो मैं मोरेन डिपॉजिट आपको कह रहा था कि वहाँ चाहे पानी हो न हो, कोई ये करे ना, वहाँ लेक ही नहीं था। और भाई पहले ही बात तो यह है कि आपका उपग्रह जो है 7वें दिन में चक्कर लगाता है, जब वो टूटा होगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उस समय उपग्रह उसके ऊपर से जो चित्र इत्यादि, तो खैर ये अलग सवाल। लेकिन वो इलाका अत्यंत संवेदनशील पूरे भारत। बड़ी गलती थी वहाँ पे बांध को मंजूरी देना। हाँ, वो कैसे मिल गई? अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जब बांध की मंजूरी पर हम सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोकल लोगों ने वहाँ पे कहा कि अगर वो बांध नहीं होता या तपोवन वाला प्रोजेक्ट नहीं होता, हम मानते हैं कि 200 लोगों का लापता हो जाना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है भी, लेकिन वो नहीं होता तो लोग कह रहे हैं कि फ्लो ज़्यादा बड़ा होता और ज़्यादा आगे तक मैदान में नुकसान होता। ऐसा हो सकता है? ना ना ना, सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि ऐसा अमूमन होता रहता है हिमालय में ना, और ये खिसकते रहते हैं, वो बस्ती नहीं है तो वो हमको पता ही नहीं है। डिजास्टर तो तब होता है जब जन धन की हानि होती है, तब हमको मालूम होता तब है। हमको पता चलता है कि डिजास्टर हो गया। नहीं तो हिमालय में या कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ बस्ती नहीं है, कुछ नहीं। तो इसी प्रकार ये फ्लो वहाँ से सीधे आता, तो उसको बीच में रुकने का मौका नहीं मिलता। सवाल यह है कि जो आज 200 लोग लापता हो गए हैं, वो तो लौटाए नहीं जा सकते ना। लेकिन बांध वाले सवाल पर आए, अगर फ्लो रोका जा, फ्लो से कमी आ सकती है बांध में कि नहीं? नहीं, वो जैसे मैंने कहा ना कि यदि वो सीधे आता ना, तो वो धीरे 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 आगे चल करके वो फैल जाता, क्योंकि इतना पानी था नहीं। जैसे जो 1970 में हुआ आया, तो उसमें तो लगातार बारिश होती रही ना, और कई नाले जुड़ते रहे, इसलिए उसका होने से मलबा और बढ़ता गया उसका। हाँ, बांध नहीं था, वो तो बैराज था। बैराज था, हाँ। बैराज था। अब नीचे का मतलब यह है कि ऊपर से जो वो हुआ, इन्होंने भी मिट्टी किनारे लगाई होगी, वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ होगा,
तो उससे नहीं तो वो सीधे सीधे बरसात में इतनी बारिश तो बरसात में भी होती है जब सब मिला करके। मैंने रेणी के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने भी बताया सर कि मतलब हम लोग इस पे कंपनी वो कहते हैं लोकल भाषा में अपने, कि हम कंपनी से मिलने गए थे, हमने कहा था कि यहाँ पे बांध नहीं बनाओ। वो कहते हैं कि पहले भी यहाँ पे बाढ़ आती रही है, पहले भी यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होते हैं। 1968 में ना। हाँ हाँ, वो इसका जिक्र करते हैं बातचीत में। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं ना 1958 या 59 में वहीं रेणी से आगे मलारी के नीचे एक जेलम जो गाँव, तो जो द्रोणागिरी का नाम आपने सुना होगा जहाँ से, तो वहाँ का ग्लेशियर टूटा था तो उसने धौली नदी को रोक दिया था। तो एक भापकुंड काफ़ी बड़ी लेक जैसी बन गई थी, आप समझ रहे हैं ना। तो उस समय कोई उस प्रकार का लेक तो उस समय भी वहाँ तालाब बन गया था, वो धीरे धीरे टूटा और आपको उधर जाने का मौका नहीं मिला ना। लाता के पास धौली का जो चौरस मैदान है वो बताता है कि भूतकाल में यहाँ गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन उसका लोगों पर माना अधिक से अधिक लोगों के खेत नष्ट हुए होंगे, जान माल का नुकसान उधर नहीं हुआ सर। ये लेकिन जान माल के नुकसान पर अगर बात करें तो पहाड़ों पर, मैंने कुछ लोगों से और कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था कि पहाड़ों के जो इस तरह की पहाड़ों पर, मतलब अगर रेणी गांव लीजिए, आसपास के गांव लीजिए, जो एकदम ऊंचाई पर और खतरे के लगातार करीब बसे हुए हैं। मतलब रेणी गांव के कई लोग मुझसे कहते हैं, मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम अब इतना डर गए हैं कि हम रात में सोने ऊपर गौशाला में चले जाते हैं गांव में, और हमको अगर सही मिले तो हम छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये जगह अब रहने लायक रह नहीं गई है। तो क्या उनको विस्थापित करना इसका उपाय हो सकता है? उस जगह से हटा के कहीं मैदान में या किसी सेफ जगह बसाया जाए? उपाय क्या हो सकता है कि पहाड़ में एक तो ये है कि ये जो जितने भी इलाके हैं आदिकाल से ही यहाँ एक तो ऋतुक्रिया माने चट्टान में जरा भी दरार होगी वहाँ पानी जाएगा, बर्फ जाएगा, तो बड़े बड़े लैंडस्लाइड। ऐसा ही 1998 में उखीमठ के पास 2 गांव पूरे दब गए थे। इस प्रकार का इतिहास ये तो होता रहता है, ये एक सतत प्रक्रिया है प्रकृति की ना यहाँ पर। लेकिन इसको जब मानव धक्का देता है तो उसके समय में पहले जो आपदाएँ आती थी वो 30-30, 40-40 वर्ष के अंतराल में यहाँ ग्लेशियर लेक 8-9 साल में होने लगा है ये? नहीं है, 2-3 साल के अंदर इसका जो समयावधि है वो बहुत कम हो गई है। इसका मतलब है मानवीय छेड़छाड़ जो ज़्यादा होने लग गई है, उसके कारण प्रकृति, मतलब है कि कोई चीज़ है मानो हमारा फोड़ा हो जाता है, यदि उस पर कांटा लग जाएगा तो वो जल्दी विस्फोटक रूप हो जाएगा, नहीं तो वो अपने टाइम पर जब पक जाएगा तब वो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वही प्रकृति का है कि मानवीय छेड़छाड़ होगी तो वो जल्दी का गड़बड़ियाँ होंगे। तो मतलब विस्थापन की क्या आपका कहना है? उनको विस्थापित किया जाए उन इलाकों से, क्योंकि वो इलाके भंगुर हो गए हैं, लगभग फ्रजाइल हो गए हैं। तो वो एक ही इलाका नहीं है, वो कई गांव हैं जो कई सारे गांव, मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा था। मेरा मतलब यह है कि वो ठीक है कि आप कहाँ देंगे उनको। आज तो बड़े बड़े बांध, टिहरी बांध के विस्थापितों की समस्या अभी तक चल रही है, दूसरे तीसरे की। तो ये क्या संभव है? अधिकांश जो ये ऊपर का हिमालय का इलाका है, ये तो पुराने अधिकांश गांव पुराने लैंडस्लाइड जो इलाके हैं उनमें है, या जो मैं मोरेन डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, इस प्रकार के उसमें तो कितने लोग गाँव का आप विस्थापन करेंगे? ये एक समस्या। विस्थापन हो जाए तो ठीक है कि वहाँ जंगल हो, लेकिन तत्काल तो ये इस प्रकार की जो छेड़खानी है जिसके कारण बर्बादी बढ़ रही है लोगों के जनधन का, तो वो बंद किया जाना चाहिए। और हमने तो कई बार जो पिछली सरकार थी उनसे भी इनको भी लिखा कि एक तो विज्ञान सम्मत ढंग से अध्ययन होना चाहिए। अब आज तो सभी दौड़ रहे हैं वैज्ञानिक इत्यादि, लेकिन होना ये चाहिए था कि पहले ही विज्ञान ढंग से जो अध्ययन हुआ है उसकी जानकारी हम लोगों को, माने जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय प्रशासन को दे देते कि भाई तुम्हारा इलाका इस प्रकार से संवेदनशील है, आप सावधान रहिए। अब आज जो
वैज्ञानिक जानकारी होती है वो कहते हैं कि आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भुक्तभोगी लोग हैं और जो लोकल प्रशासन है उन तक, तो पहली बात तो यह है कि जो दबाव है, एक तो हिमालय में ये जैसे जोन 4 जोन 5 के अंतर्गत है, लेकिन इसके अलावा कुछ इलाके चिन्हित किए जाने चाहिए। जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के बाद ग्लेशियरों पर दरार हो सकती है, अर्थक्वेक के बाद कहीं धरती में भी दरार, तो उपग्रह के माध्यम से ये विज्ञान सम्मत ढंग से उसका अध्ययन होना चाहिए और उस इलाके के लोगों को बताया जाना चाहिए तुम्हारे गांव के ऊपर से ये दरार पड़ी है, आप सावधान। गांव के लोगों को पता है, तो आप तो सही कह रहे हैं, बताया नहीं जाता है कई मौक़ों पर। जब आप बोल रहे हैं तो ग्रेणी के गांव के लोग कहते हैं सर कि यहाँ पे एक बांध नहीं बनना चाहिए, और वहीं तपोवन में जब आइए, तपोवन के लोग कहते हैं सर यहाँ पे बांध है तो रोज़गार है हमारे लिए। मतलब एक ये भी पर्सपेक्टिव है सर। मतलब यहीं पे एक सवाल उठता है कि अगर चंडी प्रसाद भट्ट जी के विचार से निकला कोई विकास का मॉडल हो, जहाँ पे सुरक्षा भी हो और जहाँ पर रोज़गार भी हो, जहाँ पे नौकरियाँ भी हो मज़दूरों के लिए, कैसा मॉडल होगा वो? न तो उसका ये है कि वहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की इतनी उपजाऊ ज़मीन है कि आप उसमें चाहे वनौषधि का वो करें या इस प्रकार की क्रॉप वो कर सकते हैं कि जैसे औषधीय पादप है, यदि हम खेतों में वो करते हैं, जैसे सेब है, अलग अलग प्रकार की फसल है, तो उससे मतलब यह है कि विकास का मॉडल तो ये अपने आप ही में वो है कि सस्टेनेबल, जो टिकाऊ रहे। क्योंकि आज जो हो रहा है वो टिकाऊ तो है नहीं। माने उसने 5 साल पहले 2013 में जो हुआ उसके कारण 3 साल तक पूरा गढ़वाल जाम रहा, पूरी रोड बंद हो गई थी। ये ओपन होता है तो फिर ऐसी घटनाएं फिर से होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये कोई विकास नहीं हुआ कि जो अपने वो कालिदास वाला जैसा कि जड़ को काट करके, असली विकास ये है कि जो सतत बना रहे। तो उसके लिए यहाँ पर चाहे फलों की खेती हो, चाहे ये नट जिसमें बादाम है, वालनट है, ये इस प्रकार का वो कई वो हो सकता है उसमें खेती की जा सकती है। यहाँ तो माना 1/10 एकड़ भी मेरे मतलब जंगल से उगाएं, बेचें और फिर जंगल में लगाएं। तो उसका पूरा प्रबंध होना चाहिए, उसमें सरकार की इच्छा शक्ति इत्यादि। अब जहाँ ये विश्वास हो जाए कि इससे हमारी धरती को, हमारे लोगों को, हमारे जंगलों को नुकसान नहीं होने वाला, वहाँ आप परियोजना बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, लेकिन जहाँ ये नुकसान की कीमत पे मत जाएं। तो वो तो कितना नुकसान कर दिया इसने। सर 2-3 छोटे छोटे सवाल है मेरे, बहुत छोटे छोटे सवाल। आप लंबे समय से एक्टिव रहे हैं, आपकी उम्र 86-88 साल हो गई है, 87 साल हो गई है माँ। तो सर एक छोटा सवाल कि केंद्र की सरकारों में आप कई सरकारों को देख चुके हैं, कई सरकारों को एड्रेस कर चुके हैं, किस सरकार ने पर्यावरण रूप से थोड़ी जागरूकता दिखाई? कई सरकार ने दिखाई नहीं। जैसे 1982 में जब हमने विष्णुप्रिया परियोजना के बारे में कहा, नोट बनाया, तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने भी उसका पत्र मेरी जो नोट था उसके आधार पर इंदिरा जी को लिखा। तो 20 साल तक ये परियोजनाएं बंद रही, 2000 तक। मतलब इंदिरा गांधी ने एक तरह से स्टेप लिया, आपके कहने का मतलब है? जी जी जी, लिखित में है हमारे पास। अच्छा। हाँ, वो सारा जो है ना कि हमने विड्रॉ कर दिया, आप देखेंगे। उसके बाद कोई उसके बाद अभी सक्रियता तो मोदी जी भी काफ़ी वो कर रहे हैं, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं उनकी दिलचस्पी नहीं है इस सब। उनकी नरेंद्र मोदी सक्रियता दिखा रहे हैं, उनकी एक 4 धाम परियोजना भी है उन सरकार की, केंद्र सरकार की, कनेक्टिविटी की और कनेक्टिविटी से रोड करने की, और फिर शायद जेरी मैं गलत नहीं कर रहा हूँ कि ऑल वेदर रोड परियोजना है ना। तो इन परियोजनाओं पे आपकी क्या राय है? जो सलाहकार है ना वो ठीक से सलाह देते हैं कि इसके ये नुकसान है, माने मुझे मालूम ही नहीं है कि ये क्या स्थिति है। तो मूल, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने पीएम को, मोदी जी को एक पत्र लिखा, तो मुझे तत्काल वहाँ से नृपेंद्र मिश्र जी थे जो उनके प्रमुख सचिव, उनका पत्र आया और फिर मेरी 45 मिनट तक उनके साथ बातचीत भी हुई।
उन्होंने मुझसे कंसेप्ट नोट, क्यों मैंने 4 किस चीज़ पे कॉन्सेप्ट में मांगा था? ये हिमालय के बारे में मेरा पहला तो ये था कि यहाँ हिमालय के बारे में जहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर लेक है, लैंडस्लाइड है, वनस्पति है, क्योंकि आज ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसका ट्री लाइन पर क्या असर पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर क्या असर। आपके आपसे जो फिर बातचीत हमने कहा कि इसके लिए एक संस्थान बने। अब वो कहते हैं कि जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट है, तो वाडिया देहरादून वाला, हाँ, तो वो तो केवल ग्लेशियरों के बारे में है। ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, उसका अंतर संबंध क्या पड़ रहा है। तो हमने कहा एक इस प्रकार का भौतिक विज्ञान के जो अलग अलग पक्ष हैं, जिसमें जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, इस सब का ऐसा संस्थान हो, एकीकृत रूप से उसका अध्ययन हो। तो उनकी बात समझ में आ गई थी। नृपेंद्र मिश्रा तो कब से रिटायर हो गए सर, मतलब उस पर कोई बढ़त हुई? 5-6 महीने पहले की बात मैं जो बात कर रहा हूँ, हाँ ना, 2-3 साल पहले की बात। और दूसरा था कि हिमालय में जो गड़बड़ी हो रही है, हिमालय का अलग विभाग बनाया जाना चाहिए। तीसरा यह है कि हिमालय से निकलने वाली जो 3 प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, इनका जो बेसिन है वो 43% है, और इनमें जो वाटर बजट है वो 63% के करीब है। माना आधा भारत इन 3 नदियों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हिमालय में गड़बड़ी होती है तो आपके बनारस और गंगा सागर तक उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब बात को लेकर के मैंने कहा कि ये 3 नदियाँ, इनमें से कई नदियाँ भूटान से निकल रही हैं, उनकी सहायक धारा है, कुछ नेपाल से निकल रही, कुछ तिब्बत से निकल रही, माने चाइना। तो मैंने कहा ये चारों मुल्कों का, माने भारत, चीन, नेपाल और भूटान का एक पारिस्थितिकीय मोर्चा होना चाहिए। क्योंकि नदियों के ऊपरी जलाग्रहण क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी होती है तो आदान प्रदान, कैचमेंट एरिया उन देशों में है जो भारत में नहीं वो में। भारत को बताए, वार्निंग सिस्टम, फिर हरियाली लाने का क्या कार्यक्रम। उस पूरी आपके सजेशन में कोई अमली जमा पहनाया गया है? वही बता रहा हूँ, एक तो ये था, एक वो संस्थान वाला था। तीसरा हमने कहा कि जो इसको कार्यान्वित करे हिमालय का अलग विभाग बनना चाहिए। चौथा ये था कि 1982 में एम.एस. स्वामीनाथन जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए जो साल में 1-2 बार बैठे और हिमालय के विकास और पर्यावरण के बारे में। तो ये 4 बातें मैंने मोदी जी को लिखी थी। तो नृपेंद्र मिश्र जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के बजाय नीति आयोग के चेयरमैन, उपाध्यक्ष उसके चेयरमैन लिखो। तो वो मैंने एक कंसेप्ट नोट उनको अंग्रेजी और हिंदी में बना करके दिया था। उन्होंने वो पर्यावरण मंत्रालय को दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने मुझे लिखा कि हम ये काम कर रहे हैं, पर इन 4 मुद्दों पर कुछ नहीं लिखा। आप समझ रहे हैं ना। मतलब आपने 4 जो रिकमेंडेशन दिए, उसके बाद पीएमओ को दिया, नृपेंद्र मिश्रा से का लेटर आया, 45 मिनट बातचीत हुई, कहा कि नीति आयोग को भेजिए। ना उनका मुझे पत्र आया कि मैंने पर्यावरण मंत्रालय को, पर्यावरण से नोट आया कि इन 4 पे काम करने वाले ने कुछ नहीं बताया, ये बताया कि ये काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। और उसका हम भुगत, क्योंकि भारत सरकार ने, मोदी जी ने हिमालय की प्राथमिकता को देखते हुए 100 करोड़ रुपया हिमालयन मिशन के लिए दिए हैं इसी सब काम के। उनकी चारधाम परियोजना के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, या ऑल वेदर रोड के बारे में? ऑल वेदर रोड के बारे में जितनी चौड़ी बन रही है उसके तो हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये 5.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। और इसी में कुछ सरकारी वैज्ञानिक हैं वो कुछ और कर रहे हैं, और जो लोक वैज्ञानिक हैं वो कुछ और कर रहे हैं। तो इस सब में ज़्यादा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये समिति बनी है, और उसका इससे भी जब अतिवृष्टि होगी तो उससे भी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। समझे, अलकनंदा की 100 की बाढ़, 13 की बाढ़ से भी भयंकर तबाही हो सकती है। तो हम इस बातचीत को और लंबा कर सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल मसले हैं। जैसे हमारा कैमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और हमें इस इंटरव्यू को रोकना पड़ेगा कि ताकि कैमरा ख़राब ना हो जाए और आगे भी हम काम कर सकें। लेकिन कुछ बातें तो साफ़ हो गई हैं। जब 1960 का समय था सर, जब आप क्लर्क की नौकरी छोड़कर आए थे सर? जी 60 का समय था। मैं बनारस राजघाट है, हाँ, जेपी का भाषण सुनने एक बार आपके, हाँ, तो वहाँ 6 महीने तक रहा था मैं राजघाट में ना, सर्व शिवा संघ का जहाँ वो ब्रिज है, और उसके बाद पूरा बनारस अभी भी है वो वहाँ पे। हाँ,
तो 60 के दशक में 1960 में क्लर्क की नौकरी करते थे हाँ, और जेपी का भाषण सुना, नौकरी छोड़ी, मैदान में आ गए, ज़मीन से जुड़ गए। चंडी प्रसाद जी की कहानी क्या है, 1970 की बाढ़ से फुट मैपिंग जिसको कहते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी दांत थोड़े हों और थोड़ी सी और ज़्यादा इस चीज़ को समझते हों, तो फुट मैपिंग की उन्होंने इस पूरे बेल्ट की, रेणी गांव की, जहाँ पे अभी आपदा आई है। बताया कि पेड़ कट रहे हैं और पेड़ कटने से ज़मीन बह के, पेड़ कटते हैं तो ज़मीन छोड़ देते हैं और ज़मीन बहने के ज़्यादा चांस होते हैं एक लैंडस्लाइड में, एक अवलांच में या ग्लेशियर आउटबर्स्ट में जैसी चीज़ों में। चिपको आंदोलन क्या होता है, हमने सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ा था अपने बचपन में, उसके प्रणेता से आज हम बातचीत कर रहे हैं, इसको भी एक उपलब्धि माना जाए। गौरा देवी की बात होती है, सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं, चंडी प्रसाद जी हमारे सामने ही हैं। उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या क्या काम हो सकता है और क्या क्या काम नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया, इन सब पे बातचीत थी। इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर लिख बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूँ, साथ में मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साथी जेरी हैं, साथ में हैं चंडी जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।